नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे के भी करंट के, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इसी के साथ ही एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर की टॉप 50 सिलेक्टेड साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। साथियों इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातुएं कौन सी होती है? लोहा। यानी कि बड़े बड़े उद्योगों में, विनिर्माण कार्यों में, इस्पात में लोहे का सबसे प्रमुख प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। यानी कि हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातुएं, यानी पूछा जाएगा कि भंडारण बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? वह होती है लीड, जिसे लेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु के सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए प्रमुख यंत्र है कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर। यानी कि हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? टॉरिसेली ने। यानी कि टॉरिसेली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति की इकाई है तो क्या होती है? वाट। यानी कि शक्ति की इकाई क्या है? वाट। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा जाएगा कि आइसोटॉप, यानी कि आइसोटॉप के अस्तित्व की खोज किसने की थी? किसने की थी? फ्रेडरिक सोडी ने। यानी कि फ्रेडरिक सोडी ने आइसोटॉप के अस्तित्व की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? यानी पूछा है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो वह वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे। यानी कि माइकल फेराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? डायनेमो। यानी कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? लाउड स्पीकर। यानी कि लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? सोलर सेल। यानी कि सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? विद्युत मोटर। यानी कि विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? बल्ब। यानी कि विद्युत बल्ब के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? विद्युत सेल। यानी कि विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? ट्यूबलाइट। यानी कि ट्यूबलाइट के द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्या होता है? माइक्रोफोन। यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? मोमबत्ती। यानी कि साथियों, मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो क्या होता है? सितार। यानी कि सितार के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। यानी कि सेब में प्रमुख रूप से मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा,
पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा होता है साथियों, लैक्टिक अम्ल। यानी कि लैक्टिक अम्ल हमारा प्रमुख रूप से दूध व दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। यानी कि सिरके में प्रमुख रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा होता है साथियों, फार्मिक अम्ल। यानी कि फार्मिक अम्ल हमारा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है साथियों, साइट्रिक अम्ल। यानी कि साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू व खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर के बीज में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है साथियों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि जो किडनी की पथरी होती है उसे वैज्ञानिक भाषा में कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है, कौन सा होता है, HCl। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा प्रोटीन पाचन में प्रमुख रूप से सहायक होता है। अगला प्रश्न हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परावर्तन। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही सूखा बालू हमें चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कूलिज नलिकाओं का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। यानी कि एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यानी कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनने का प्रमुख कारण होता है बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। अगला प्रश्न हमारा, डायप्टर किसकी इकाई है, किसकी इकाई होती है, लेंस की क्षमता की। यानी कि डायप्टर हमारी लेंस की क्षमता की प्रमुख इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, किसका होता है, लाल रंग का। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। यानी कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से हमें आकाश सिर्फ पूरा काला दिखाई देता। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। यानी कि जो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह आँख का रेटिना का भाग होता है वह फिल्म भाग कहलाता है, जो प्रमुख रूप से फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.65%। यानी कि समुद्र का सिर्फ 0.65% जल ही पीने योग्य है। अगला प्रश्न हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन गैस का प्रयोग प्रमुख रूप से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। यानी कि भूमिगत जल को जो दूषित करता है वह प्रमुख अजैविक प्रदूषक क्या कहलाता है, उनका नाम है आर्सेनिक। अगला प्रश्न हमारा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो को क्या कहते हैं साथियों, जल चक्र। यानी कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने या फिर जल परिवर्तन होने के प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी कि समुद्री जल में प्रमुख रूप से सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। यानी कि नमक पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है। साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक लवणीय सागर है तो कौन सा साथियों, मृत सागर। यानी कि मृत सागर के अंदर सबसे ज़्यादा नमक NaCl पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा,
झील पर बर्फ बनने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं क्योंकि, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इसलिए झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियाँ जीवित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि झील के जो जल का घनत्व होता है वो बर्फ से अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई पड़ने पर इसका क्या परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण के कारण। यानी कि जब बर्फीले पानी को किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जलकर दिखाई पड़ते हैं, यानी पानी जम जाता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है ध्रुवीकरण के कारण। अगला प्रश्न हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो जब जमने पर पानी के साथ ही बर्फ बनता है तो बर्फ का क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारी जल प्राप्त किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। यानी कि अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से भारी जल यानी D2 को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध पेयजल की क्या विशेषता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, जल जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। यानी कि जो अतिसार होता है वह जल जनित रोग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय की नमी पर। यानी कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। साथियों, केसरा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।